बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं ज्योग्राफी का पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पढ़ेंगे बच्चों। आओ देखते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है, अर्थात माँ का काम साथ करवाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। कौन करती है? माम्बा। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उसके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। पीटर है, ये दूसरा बच्चा है, न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के बीच में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, यानी कि ऊन को साफ पिनाई, पेचड़ी जो बोलते हैं हिंदी भाषा में। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है, पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा बहुत दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान में स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है, यानी कि यूरिया, DAP ये न घेर करके देसी खाद से। साइड में कॉलम में दे रखा है बच्चों, क्या आप जानते हैं? विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। यानी कि बच्चों पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़, और उसका 90% जनसंख्या है वो भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है, और 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है, यानी उस पर मनुष्य नहीं रहते। अब आइए नेक्स्ट नीचे पैरे पर। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। बच्चों दोनों बच्चे अलग अलग भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी आदि की भिन्नता के कारण अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और उनके अलग अलग प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध हैं। अब आइए देखिए नीचे भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। सभी प्राकृतिक जो संसाधन उसमें भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, यानी पूरे भूपृष्ठ का, पूरी पृथ्वी का 30% बच्चों भूभाग है, उस पर भूमि है, जिसका हम खेती बाड़ी में, मकान बनाने के काम में प्रयोग करते हैं। और जो बाकी बचा हुआ है वो निर्जन स्थान या जल से भरा हुआ है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। इसी कारण से बच्चों जनसंख्या भी अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर समतल है, पानी की सुविधा है, तो वहाँ खेतीबाड़ी ज़्यादा होती तो जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं, वहाँ लोग कम रहते हैं, विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए उबड़ खाबड़ सथला आकृति, यानी पहाड़, पर्वतों की तीव्र ढाल, जल आक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल तथा निर्जन है। विरल यानी कम जनसंख्या है वहाँ पर। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए वे स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कृषि, वानिकी यानी वन के लिए, खनन, खदान के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या? अब नीचे देखिए बच्चों, ये डायग्राम है भूमि उपयोगों के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत।
फसल भूमि, चरागाह, वन, वन्य उपयोग। ऑस्ट्रेलिया में फसल भूमि 6%, चरागाह 56%, वन 14%, अन्य उपयोग 24%। इसी तरह भारत में देखिए बच्चों, फसल भूमि 57%, चरागाह पशुओं के चरने की खाली जगह 4%, वन है 22% और अन्य उपयोग 17%। इस तरह ये टेबल दे रखी है अलग अलग देशों की। इसके बाद नीचे स्टेंजा आता है, आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज तथा जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि स्वामित्व व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, या निजी प्राइवेट जो भूमि है उस पर व्यक्तियों का मालिकाना हक होता है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट व औषधियाँ बूटियों को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि को उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। यानी कि सामुदायिक भूमि भी है बच्चों, जिसमें समुदाय का पूरे का अधिकार होता है, परंतु आज उसको भी निजी व्यक्तित्व हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, कैसे बचाव करें भूमि संसाधन का? बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे हम प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग व अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के प्रयुक्त मुख्य तरीके हैं। हम भूमि संरक्षण को रोक सकते हैं कैसे? कि वन लगा करके, पेड़ पौधे लगा करके, रासायनिक उर्वरक जो जहरीले खाद बीज हम डाल रहे हैं उनको कम करके और अतिचारण पर रोक लगाकर भूमि को संरक्षण को हम बचा सकते हैं। अगला स्टेंजा है बच्चों मृदा, मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। एक छोटा प्रश्न हो जाता है, मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी ऊपर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। सथल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जैसे ये कार्टून मिट्टी का दिखाया गया है, ऊपरी ऊपर है ह्यूमस तथा वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, फिर नीचे है लाल भूरे रंग की बालू गाद कले के साथ उपमृदा, फिर नीचे है अपेक्षित चट्टानी पदार्थ और फिर जनक चट्टानें। इसके बाद है मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों तथा जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से प्राप्त होता है। यह अपक्षय और प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब ये मृदा की डायग्राम बना रखा है बच्चों, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद नीचे स्टेंजे पर आते हैं मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का प्रतिरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृतिक जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन
यानी कि मिट्टी का कटाव, मिट्टी की उर्वरक शक्ति घटती जा रही है। तो बच्चों वो किसके कारण है? तो वन उन्मूलन, वनों को उखाड़ा जा रहा है, अतिचारण, भूमि को अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ये बचाव के उपाय हैं। समोच्च रेखीय जुताई है, वेदिका फार्म है, उसके बाद है वेदिका फार्म। ये त्रिव ढालों पर बनाए जाते हैं, ढाल हैं उस पर, ज़मीन पर ये बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में वन गति रोकने के लिए वन वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, यानी मिट्टी के कटाव को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अभी ये है साइड में बच्चों, क्या आप जानते हैं? वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई। यानी कि बच्चों 1975 में और 2000 में 25 साल में जल की उपलब्धता है वो दुगनी हो गई है। जल टॉपिक पढ़ेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। हमारी पूरी पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है बच्चों, और स्थल भाग है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, लवणीय यानी नमकीन है बच्चों, न तो वो पीने योग्य है न खेती के योग्य है, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है। जो पूरी पृथ्वी पर हम जो पीते हैं बच्चों पानी, वो 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। बच्चों साइड में है छोटा सा प्रश्न, क्या आप जानते हैं? एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। अगर हमारे घर में नल का टपक रहा है तो एक साल में बच्चों 1200 लीटर पानी बेकार हो जाता है। इसलिए हमें टपकते हुए टूटी को बंद करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, ये टेबल है, साइड में है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पानी सबसे अमूल्य है बच्चों। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाहकों प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि तथा पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों और बांध के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको,
दक्षिण अमेरिका के भाग तथा संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। बच्चों, इन देशों में पीने योग्य पानी की कमी है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब अगला है जल संसाधनों का संरक्षण। बचाव कैसे करें हम जल संसाधनों का। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस अक्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है, यानी कि ज़्यादा प्रयोग और प्रदूषण कर देना। असंशोधित और आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में प्रौद्योगिकी बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषित नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं। जल संरक्षण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाले जल अक्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है, यानी फुहारों से सिंचाई करें, उससे जल बचाव होता है। वाष्पीकरण को अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप और टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन। अब ये पढ़ेंगे बच्चों। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनों में घूम रहे थे, यानी हाथ से जो कलाकारी की हुई थी उसको देख रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह अति सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, द्वीप छत्रों तथा कुर्सियों को देखते हैं? ये बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। जेसी, खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यानी कि बच्चों, हमें सबसे ज़्यादा पौधों से ही प्राप्त होते हैं चीज़ें। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इसका जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपिन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। बच्चों, ये साइड में है, क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इब्रूप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गीद किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गीद के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों, गीद हैं ये धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट तथा जलीय जीव रूप आते हैं। इससे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र के अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गीद मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकार के 4 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास स्थल, गुलम और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। इससे विश्व के घास सतहों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुलम उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं, यानी छोटी पत्तियाँ होती हैं कांटेदार। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के वन और उसके वितरण और उससे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग हैं इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण कैसे बचाव करेंगे हम इनका? वन हमारी संपत्ति है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित कर रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित तथा संकटापन्न हैं, यानी संकट के कारण समाप्ति की कगार पर हैं, और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। वन उन्मूलन, वनों को उखाड़ना, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इससे कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। उसके बाद नीचे बच्चों है शब्दावली। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक और एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। अब देखिए स्टेंजा। राष्ट्रीय उद्यान जीव अभयारण्य जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विविध जातियां के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देशों में कानून बना दिया गया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उसका व्यापार करना गैर कानूनी है। भारत में शेरों, चित्तों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी उस पर सरकार सजा भी देती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES
द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हुआ। अभ्यास के नीचे प्रश्न आ गए हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।